नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। लीजिए प्रस्तुत है फणीश्वरनाथ रेणु की लिखी हुई कहानी लाल पान की बेगम। कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। ये कहानी यूजीसी नेट में संकलित है और इसके अलावा भी अनेक बड़े-बड़े पाठ्यक्रमों में संकलित है। जैसा कि आप जानते हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु जी आंचलिक कथाओं और उपन्यासों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में आंचलिकता का प्रभाव वैसे के वैसे स्पष्ट नज़र आता है। तो इस कहानी में भी आंचलिकता नज़र आएगी। आप देखिएगा। कहाँ से शुरू कर रहे हैं, देखिए। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुछ कुढ़ रही थी। अपने आंचल आंगन में 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे तमाचे खा कर आंगन में लोट-पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर पर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है। सहुआइन की दुकान गोवा छुड़वा लाने सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई। चंपिया इसकी लड़की है शायद, और राजू इसका लड़का है ही है। आए लौट आए आज लौट के जरा। बागड़ बकरे की तरह देह में कुरकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ कर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्ची की फूली गाछ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा? बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। माफ करिएगा, फुआ नहीं है, बुआ है। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? गांव में नृत्य हो रहा है कहीं, तो औरत है बिरजू की माँ, वो जा रही है। अब ये जो बागड़ है वो किसी जानवर का नाम है और मिर्ची का पेड़ खा गया, तो उसी पर गुस्सा उतारने की बात है। बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगैया न हो तब न हुआ। गर्म गुस्से से बुझी नुकीली बात फुआ के देह में डस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले के पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुरमाची परेशान कर रही थी। आह आह आह, अर्रा अर्रा, यानी उसको पीटा बढ़िया। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरियों की झलझलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हथछट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा चलता है लोगों पर, ठहर। यानी कि बच्चा था बिरजू, वो भी सोच रहा था कि मैं भी अपना हाथ साफ कर लूं। मखनी की फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतार कर पानी भरकर लौटती पनिहारियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ कर रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को 4 मन पाट जूट का पैसा क्या हुआ? धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। हिसाब करो खुद। अपने मुंह में 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिर रही है कि हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ियां मंगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी तक टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो औने पौने कर तैयार हो रही है, रसोई पानी कर रही है। मेरे मुंह में आग लगे क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मखनी की फुआ ने अपने पोपले मुंह के ओठों को एक और मोड़कर ऐंठती हुई बोली, निकाली निकाली। अर्र हैं हाँ बिरजू कि मैं या के हाथ नाथ अर्राए पीछे पगैया ना हो तब ना आना। जंगी की पतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोल कर ही कहती है, फुआ आ
सर्वे सिमिलर त्रिमिटी यानी कि सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बारे में पूछ कर फुल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी बंटा की भेंटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनगट जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोन बंग पाट होता, जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नाथ न पीछे सैकड़ों पगहिया झूलती। जंगी की पतोहू मुंह जोर है जंगी की पतोहू मुंह जोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 ही महीने हुए हैं गौने की, नई बहू होकर आई है और सारे कुर्मा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एक आध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सिडकिला सी है उसका खसम रंगी, कुर्मा टोली का नामी लठैत है, इसलिए हमेशा सींग घुमाती फिरती है जंगी की पतोहू। जंगी की पतोहू नाम है मित्रों ये जंगी। और इसके अलावा जो भी नाम आ रहे हैं आपके समक्ष सब नाम है। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पतोहू की गला खोलकर बोली गुलेल की गोलियों की तरह दनदनाती हुई आई थी। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेर में कौन ढेला फेंके। जीभ के झाल को गले में उतारकर बिरजू की माँ अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, या आज लौट तो तेरी मूडी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ, दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब थिएटर बेस्कोप की गीत गाने वाली पतुरिया पतोहू सब आने लगी है, कहीं बैठक बाजे नए मुरलिया सीख रही हो। हर हर जाई हरी चंपिया या। जंगे की पतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बस्ती है, नहीं जानती? दोपहर दिन चौपहर रात बिजली की बत्ती भक 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 जलती है। भक भक बत्ती जलती है कि सुनकर बात न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों में बीच में एक मीठी गली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तर्ज टार्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया हो। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन डाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी कि चंपिया की माँ के आंगन पर रात भर बिजली बत्ती फुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलियान पर सोनाली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुर्ता हो जाएगी। मिट्टी के बर्तन में टपकते हुए छोवों गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खा कर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है? रोती है। सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है कि नानी एक सहुआइन की दुकान पर मोती झड़ते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी, बोल गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी। हरजाई जो फिर कभी बाजे ने मुरलिया गाते सुना चाल सीखने जाती है टिशन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की, उसकी बात जंगी के झोंपड़े तक साफ पहुंची गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते हुए गुड़ को ललचाई निगाहों से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान पर जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और आंगन पर शकरकंद के बदले मैया एक उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहती फैलाई, देना मैया एक रत्ती भर। एक रत्ती भर क्यों? उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना, नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ से उबले शकरकंद का सा सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखती हुई कहा, बैठक
छील के उतार, नहीं तो अभी 10 साल की चंपिया जानती है कि शकरकंद छीलते समय कम से कम 10-12 बार माँ उसे बाल पकड़ कर झंझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकाल कर गालियां देगी, पांव फैला के क्यों बैठी है। उस तरह बेचलजी चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके कहा, देखो मैया, मैया मैं भी बैठ कर शकरकंद छीलूं। नहीं, माँ ने झिड़की दी, एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं। जा, जल्दी जा। मुंह लटका कर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओट में माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा, यानी कि शकरकंद चुपके से दे दिया, लेके चला गया। बिरजू भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई, अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोई टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बापा बोले माँ से कहना कि सब ठीक ठाक तैयार कर दे, सब ठीक ठाक करके तैयार रहें। मदलिया टोले के मियाँ जी की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, लगा छाते की कमानी उतर गई। घोड़े से अचानक कोयरी टोले में से किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी। तब मिल चुकी गाड़ी, जब अपने गांव में के लोगों की आंखों में पानी नहीं तो मलहदिया टोले के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में तेरे में क्या होगा, शकरकंद छील कर रख दे उठा के। यह मर्द न नाच दिखाएगा बैलगाड़ी पर चढ़ कर, ना दिखाने के लिए ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर पैदल जाने वाली सब पहुंच गई, पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा रखकर वापस आया। देख दिदिया, मलटेरी टोपी, इस पर 10 लाठी मार कर भी कुछ नहीं होता। देखिए, जैसे दोपहर का भोजन मैंने आपको सुनाई थी, वैसे ही एक कहानी है ये भी, जिसमें सारा परिवार दिखता है, गांव का नेचर दिखता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आंचलिक कथाकार हैं रेणु जी। गांव का पूरा वातावरण उन्होंने सभी कहानियों में लगभग लगभग डाला है। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पचकौड़ी कसाई के हलवाई करती हूँ राकस तुझे, हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टनोर टनोर मुझे जरा भी नहीं सुहाती है। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद आई। अभी बबुआन टोली की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी, झुंझुर झुंझुर बैलों की झुनमुट। तुमने बेसी बक बक मत करो। बागड़ के गले में झुमरी खोलती चंपिया बोली। चंपिया डाल दे चूल्हे में, बप्पा आवे तो कहना कि अपने अनजहाज पर चढ़कर नाच देखने आए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगाइयो मत, मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के ओसारे पर बिरजू के फिसफिसाने से पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा। चटाई पर कथरी ओढ़ कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुस्की मुस्की लगाए। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका था वह। उसने चंपिया के कान के पास मुँह ले जाकर कहा, हम लोग तो नाच देखने नहीं जाएंगे, गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। संजा तारा डूब रहा है, पप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छींट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन
मन ही मन में इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कबूला। गाछा का सबसे पहला बैंगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा है। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही है। पहले से ही किसी बात का मनसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मनसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, ये किस चूक का फल दे रहे हो बोले बाबा। अपने जान ने उससे किसी देवता पितृ की मान मनोती बाकी नहीं रखी। सर्वे के सब समय जमीन के लिए जितनी मनोती थी ठीक ठीक ही तो महावीर जी का रोट तो काफी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा। मनोती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पतोह की बातें चुभती। भक झक बिजली बत्ती चोरी चमारी करने वाले की बेटी पतोह जलने लगी नहीं, जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन का क्या हासिल है कि बिरजू के बाप ने गांव में भाई खोखिया की आंखों में किरकिरी पड़ गई। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फाड़ कर पाट लगा गया। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ आ रही थी। पाट के पौधे तो अलाई तो फलानी आंखों इतने की धार। भला 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट काटा पर तोले के ओजन हुआ भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे। सर्वे का समय आ रहा है। लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुतखोपी का बर्तार सर्वे के समय बाबू साहेब के खिलाफ खास भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बापू साहेब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह उमड़ते हुए रह गए। उनका बेटा घर आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहेब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह जमीन बापूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई इसी जमीन के ऊपर से चलती है। और भी कितनी बातें खूब मोहना जानता है। उता जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि चंपिया। बिरजू सो गया क्या? यहाँ आजा बिरजू, अंदर तू भी आजा चंपिया। भला आदमी आए तो एक बार बाज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली आई। डिबरी बुझा दे बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना। खच्चपी गिरा दे, खपच्ची गिरा दे मतलब घर के आगे का छोटा दरवाजा लगा दे। देखिए मित्रों, यहाँ पे एक बात आई है कि जमींदार बोलते हैं कि ज़मीन हमारी है, जबकि गांव के लोग कुछ सर्वे में नाम लिखा करके ज़मीन उनकी कराना चाह रहे थे। मतलब ऐसा है कि जब इंदिरा गांधी थे प्रधानमंत्री, तब लोगों को ज़मीन अलॉट हुई थी। और वो ज़मीनें, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़मींदारी के समय ज़मींदारों पे थी। वो ज़मीन चाहे उनके नाम हो या नहीं हो, वो ज़मीन उनकी बनी हुई थी। तो उसी ज़मीन में से या फिर खाली पड़ी हुई ज़मीन में से सबको ज़मीनें दी थी इंदिरा गांधी ने। तो वैसे गाँव में ही दी थी वो ज़मीनें। तो वो सर्वे हुआ था पहले, किसके पास ज़मीन नहीं है तो उसी को मिलेगी। तो वही सर्वे की बात है। और उस ज़मीन के लिए जब बड़े लोगों से कुछ जाएगा तो वो ऐसे थोड़े ही है कि चुपचाप बैठेंगे। वही बात आ रही है मित्रों। तो इसी प्रकार की ज़मीनें गाँव में मिली थी। ऐसा उदाहरण देखने को हमारे पास भी है। तो मित्रों, मेरे हिसाब से इस कहानी को इस भाग में यहीं तक पढ़ना चाहिए। अगले भाग में पूरी कहानी को पढ़ेंगे, क्योंकि मित्रों ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और फिर ऐसा है कि वीडियो जब तक होगा तब तक आधा घंटे के लगभग हो जाएगी। इसलिए इस कहानी को पहले अभी तक यहीं तक पढ़ते हैं। आगे अगले भाग में देखेंगे कि कब बिरजू का बप्पा आता है, कब वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अब यहाँ तक तो लगभग लगभग एक तरह से ख़त्म हो गया। ठीक है मित्रों, अगले भाग में यहाँ से आगे पढ़ेंगे। डिबरी बुझा दे, खपच्ची गिरा दे और बप्पा पूछे तो जवाब मत देना। यहाँ तक पढ़ा था। यहाँ के बाद में हम अगले भाग में पढ़ेंगे।
वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से इसको यहीं रोकना पड़ा। इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। मिलेंगे अगले भाग में। नमस्कार, धन्यवाद।